नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश सूबों का सरताज कौन लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और बस आज की रात, और सबके जहन में ये लाइन चस्पा हो चुकी है क्योंकि बस आज की रात का इंतजार है और कल दोपहर होते होते ये पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन असल नतीजों से पहले अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आज हम आपको बताएंगे कि सूबों का सरताज कौन है, यानी किस राज्य में किस दल ने बाजी मारी है। ये राज्य 4 अलग अलग जोन में हमने बांटे हैं। नॉर्थ जोन की हम बात करेंगे, ईस्ट जोन की हम बात करेंगे, वेस्ट और साउथ की भी बात होगी। जब बात होती है नॉर्थ की तो यहां पर जो प्रमुख राज्य हैं उनमें यूपी शामिल है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को हम फोकस स्टेट के तौर पर देख रहे हैं। वहीं ईस्ट की अगर हम बात करें तो सबकी निगाहें इस बार पश्चिम बंगाल पर हैं, बिहार पर हैं, ओडिशा पर हैं कि यहां का मैंडेट क्या कहता है, ये जानने को लोग उत्सुक हैं। वहीं वेस्ट में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं क्योंकि यहां पर केवल चुनाव हार जीत के लिए नहीं हो रहा था पार्टियों के बीच, असली पार्टी कौन इसकी भी लड़ाई यहां पर थी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी काफी लोगों की दिलचस्पी है। जबकि साउथ की अगर बात करें तो इस बार प्रधानमंत्री का पूरा जोर साउथ में रहा, बहुत ताकत उन्होंने लगाई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्य यहां पर शामिल हैं। आज हम उन्हीं 4 जोन के कुछ अहम राज्यों की चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे हमारे मेहमान अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ जोन की, और नॉर्थ जोन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे यूपी की। अलग अलग एजेंसियों ने एनडीए को बढ़त यहां पर दिखाई है। इंडिया गठबंधन की सीटें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं और जो हमारा पोल्स ऑफ पोल कहता है अमिताभ जी, उसमें एनडीए को 68 सीट और इंडिया गठबंधन को 12 सीट, यानी कि मुनाफा इंडिया को भी है, फायदा एनडीए को भी है। आपका जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, क्या तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, इस बार का जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक का, वो पिछली बार के गठबंधन से कमज़ोर है क्योंकि उस गठबंधन में, महागठबंधन में बसपा शामिल थी। इस बार बसपा रिप्लेस हो गई है कांग्रेस पार्टी से और आरएलडी इंडिया ब्लॉक से चली गई है एनडीए में। लेकिन इंडिया ब्लॉक को कहीं ना कहीं बीएसपी के कमजोरी का फायदा मिल रहा है। बीएसपी यहां से भी डिक्लाइन हो रही है, जो विधानसभा में उसको वोट परसेंटेज मिला है उससे भी डिक्लाइन हो रही है। और ऐसा लगता है कि जो 10 सीटें बसपा के पास थी वो दोनों एनडीए और इंडिया में बट गई हैं, जिसकी वजह से एनडीए का भी सीट शेयर बढ़ रहा है, वहां पर 4 सीटों का मुनाफा हो रहा है और इंडिया ब्लॉक का भी सीट शेयर वहां पर बढ़ रहा है क्योंकि ये राम मंदिर मूवमेंट का एपिसेंटर है। तो यहां पर बीजेपी को वैसे भी उम्मीद थी कि यहां पर उसके सीटों में इजाफा। फटाफट हरियाणा की बात और कर लेते हैं। 10 सीटें इस राज्य में आती हैं और जो अनुमान जताया गया है एग्जिट पोल में वो ये कि बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया ब्लॉक को यहां पर 3 सीटें जा सकती हैं। ये स्टेट क्या इशारा कर रहा है? अगर ऐसा मैंडेट आता है तो उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जाट समाज जो लगभग 27% आबादी है जिसकी, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज चल रहा है। बहुत सारे कारण है उसके। फार्मर प्रोटेस्ट है, रेसलर्स प्रोटेस्ट है, पावर में रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि जाट सीएम नहीं बनाया है बीजेपी ने, तो एक नाराजगी है इस समुदाय में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो डैमेज है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी है जी। इसका कारण यही है कि जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स लगता है वहां हो गई है। जहां जाट वोटर कंसोलिडेट हो गया है कांग्रेस के पक्ष में, वहीं कहीं ना कहीं जो नॉन जाट वोटर है जी, एससी, एसटी, ओबीसी खास करके, उनका कंसोलिडेशन जो है वो अभी भी एनडीए ब्लॉक के फेवर में है, जिसकी वजह से 7-3 का हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फटाफट रुक कर लेते हैं ईस्ट जोन का। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगाई है, इंडिया ब्लॉक से वो अलग हो गई, अकेले उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोकी है, लेकिन यहां पर बाजी एनडीए मार रहा है। तो वो कौन से फैक्टर यहां पर नजर आते हैं कि एनडीए इस रेस में आगे निकल रहा है, और जबकि हम बात करें इंडिया ब्लॉक की तो वहां पर वो पीछे नजर आता है? देखिए, यहाँ पर एक तो अलायंस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज को जो भी वोट मिल रहा है वो एंटी बीजेपी वोट जो है वो स्प्लिट हो रहा है टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में। संदेश खाली का भी कुछ न कुछ असर महिला वोटरों पर पड़ा है ऐसा लगता है, और क्योंकि महिला वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी का एक स्ट्रांग सॉलिड फाउंडेशन हुआ करता था।
चलिए मैं सीधे रुक करूंगा फटाफट बिहार का। बिहार में भी लड़ाई काफी दिलचस्प है और यहां पर इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि एनडीए इंडिया ब्लॉक से काफी आगे रहेगा, लेकिन पिछली बार जो एक सीट थी वो इस बार 5 सीटों की बढ़त यहां पर देख रही है। यहां पर आप क्या नजर आता है बिहार में आपको? हाँ, यहाँ पर क्योंकि एनडीए ब्लॉक मैक्स आउट हो चुकी थी पिछली बार, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में डेंट पड़ा है उनके कांस्टेंट फ्लिप फ्लॉप की वजह से। तो हो सकता है उनका जो एक वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ छिटक गया है, जिसकी वजह से एनडीए को यहाँ पर 5 से 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। रुख कर लेते हैं ओडिशा का, क्योंकि पूर्व के राज्यों में ईस्ट जोन के अंदर यह भी काफी महत्वपूर्ण स्टेट है और बीजेपी ने यहां पर भी काफी ताकत लगाई है। और जो पोल बताता है उसमें बीजेपी को 15 और बीजेडी को 5 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। क्या यह माना जाए कि तस्वीर यहां पर पलट रही है? जो मतदाता है उसका जो झुकाव है वो नेशनल पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो बीजेडी से बीजेपी की तरफ जा रहा है। देखिए, यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है और कई सर्वेज अगर देखेंगे तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दे रही हैं, कुछ तो कुछ कांटे की टक्कर भी बता रही हैं। तो अगर बीजेपी विधानसभा में वहाँ अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली लोकसभा में भी अच्छा करेगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 8 सीटें जो हैं लगभग दुगनी हो रही हैं, 15 सीटें पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है एक स्प्लिट वोटिंग पैटर्न जो है हमको देखने को मिल रहा है। फटाफट रुख कर लेते हैं वेस्ट का। यहां पर बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आपको बता दें 48 सीटें महाराष्ट्र में आती हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें इसी स्टेट में हैं। पिछली बार एनडीए ने यहां पर 41 सीटों पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार तस्वीर क्या हो सकती है? नेक एंड नेक की फाइट यहां पर बताई जा रही थी। 2 धड़े ऐसे शिवसेना और एनसीपी के जिनकी लड़ाई, उनकी आपस की भी लड़ाई थी। यहां पर 29 एनडीए, इंडिया को 19। यहां पर एनडीए थोड़ा सा घाटा उसको नजर आ रहा है पिछली बार के मुकाबले। अमिताभ जी, इसकी वजह आप क्या देखते हैं और क्या तस्वीर वहां पर उभर सकती है? देखिए, यहाँ पर लगभग 12 सीटों का नुकसान हो रहा है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी दोनों में स्प्लिट हुआ है और जो ओरिजिनल यानी जो फैमिली लेगेसी जो है वो उद्धव ठाकरे पार्टी के पास है और शरद पवार के एनसीपी धड़े के पास है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी 23 सीटों पर ठीक ठाक कर रही है प्रदर्शन, उनको बचाने में कामयाब रही है। जो 18 सीटें पिछली बार शिवसेना जीती थी उसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डेंट लग रहा है एनडीए को, और शिवसेना, उद्धव या फिर कांग्रेस पार्टी या एनसीपी उन सीटों पर जीतने में कामयाब हो रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी इंडिया ब्लॉक को एनडीए से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया ब्लॉक को एनडीए को हराना है नेशनल लेवल पर। तो मैं अमिताभ जी, यहां पर महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जहां पर इंडिया ब्लॉक ये मानकर चल रहा था कि वो आउट नंबर कर देगा एनडीए को। वैसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज और थी यहां पर कि लड़ाई असल में शिवसेना असली कौन है, इसकी भी लड़ाई वहां पर थी। एनसीपी असली कौन है, इसकी भी लड़ाई वहां पर थी। क्या इसको लेकर कोई मैसेज, कोई संकेत इस चुनाव से मिलता दिख रहा है? मुझे लगता है अगर आप एग्जिट पोल्स के पोल्स और नंबर्स देखेंगे तो कई एग्जिट पोल्स पे दोनों ही धड़ों को लगभग बराबर बराबर सीटें आ रही हैं। और क्योंकि एक नेशनल लेवल इलेक्शन है, आई थिंक विरासत की लड़ाई जो है उसका फैसला विधानसभा चुनाव में होगा। वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार गुट का भारी दिख रहा है, क्योंकि रीजनल पार्टीज में फैमिली कंट्रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है भारत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमीन पर सेंटीमेंट अभी भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है? जमीन पे सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन वो नेशनल इलेक्शन की वजह से मोदी से भी नाराजगी नहीं है। ठीक, तो सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन मोदी को लोग वहां पे कमजोर नहीं करना चाहते। मोदी फैक्टर वहां पे कहीं ना कहीं बैलेंस काम कर रहा है, खासकर शिवसेना के वोटर के लिए। चलिए हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा, लेकिन इस बार लगातार ऐसी खबरें आई और ऐसा मूल्यांकन लोगों ने किया, जितने चुनावी पंडित हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। यहां पर आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही होती है। और वो जो एग्जिट पोल है तस्वीर दिखा भी रहे हैं, 21 एनडीए 4 इंडिया ब्लॉक। इसकी क्या वजह आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि वहां पर इस डेंट की अगर हो रहा है तो इस डेंट की वजह क्या रही? देखिए, वहां पर राजपूत समाज कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज रहा है और कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर भी वहां पर डिस्प्यूट रहा है विद इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सचिन पायलट इस बार कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ठीक ठाक अच्छा खासा कैंपेन किया है। ईस्ट राजस्थान में हम देखेंगे जो गुर्जर बेल्ट है वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है, और जो एसटी रिजर्व सीट्स हैं वहां पर भी संविधान खतरे में है और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा अगर भाजपा आए तो। इसका भी कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है काफी चल गया था, जिसकी वजह से थोड़ा चुनाव लोकलाइज हो गया और भाजपा को यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है।
जी, लेकिन वो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो कौन से एरिया है जहां पर ये नुकसान दिखता है? मुझे लगता है ईस्ट राजस्थान जो है, जो आपके वेस्टर्न यूपी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और जी। जहाँ पर कुछ एसटी रिजर्व सीट्स भी हैं, वहाँ पे असर हो सकता है। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप समझ लीजिए कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एक बाड़मेर में लड़ रहा था, जो एक यंग कैंडिडेट था, उसकी भी हम सुन रहे हैं कि काफ़ी चर्चा हुई। तो ये कुछ सीटें हैं जहाँ पर भाजपा को वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो फिगर्स आई हैं पोल्स ऑफ पोल में, अलग अलग एग्जिट पोल में, जितने बड़े डेंट की आशंका जताई जा रही थी खासकर राजपूत समाज को लेकर, ये पूरी बेल्ट, इधर राजस्थान की बेल्ट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट को उसमें जोड़ा जा रहा था कि ये काफी अच्छा खासा डेंट कर सकता है। क्या उस लेवल पर ये डेंट दिखा है या फिर मिनिमल हो गया है? मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी हद तक टैप कर लिया बीजेपी ने? नहीं, उस लेवल पे डेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी सीटों पर लगभग भाजपा जो है वो 50% से ऊपर वोट शेयर से जीती थी। और एक नेशनल चुनाव होने के कारण, एक बॉर्डर स्टेट भी है, हम भूल जाते हैं। नेशनलिज्म यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आर्म्ड फोर्सेस में राजस्थान से बहुत सारे लोग घर परिवार से जाते हैं, जिसकी वजह से नेशनलिज्म, मोदी फैक्टर भी यहाँ काफी काम करता है, और कहीं ना कहीं उसने इस लोकलाइजेशन को न्यूट्रलाइज किया है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 3 जोन पर हमने बातचीत कर ली है। नॉर्थ की हमने बात कर ली, ईस्ट की हमने बात कर ली, वेस्ट की हमने बात कर ली, बचा है साउथ जोन। और साउथ जोन के 4 राज्य काफी अहम भूमिका इस बार निभाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर लगाई है। दावा किया जा रहा है कि इस बार यहां पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। एग्जिट पोल भी कुछ कुछ उस तरफ इशारा कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, हमारी ये खास पेशकश जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। सूबों का सरताज कौन, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं वो यही इशारा कर रहे हैं, उनके रुझान यही बताते हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन हम इस नतीजों को एग्जिट पोल के स्टेट में बांटकर, जोन में बांटकर देख रहे हैं कि आखिर किस सूबे में किसको कितना नफा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, उसके पीछे के क्या फैक्टर रहे। यही गुणागणित आज हम आपको समझा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ जोन की, और साउथ जोन में पहला राज्य जो आ रहा है वो है तमिलनाडु। 39 सीटें यहां पर हैं। एनडीए के खाते में 3, इंडिया के खाते में 4, अदर्स के खाते में 2। और अगर पिछले बार से हम मुकाबला करें, पिछली बार से हम देखें तो नफे नुकसान की बात करें तो एनडीए को 3 सीटों का फायदा और इंडिया ब्लॉक को 4 सीटों का नुकसान। सीधे मैं अमिताभ जी का रुख करूं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री मोदी हो, जेपी नड्डा हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता वो यही कह रहे थे कि इस बार साउथ में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने जा रहा है। तो हम क्या माने कि तमिलनाडु में उसकी शुरुआत हो चुकी है? तमिलनाडु में जो पार्टी तरस रही थी सीटों के लिए, वो खाता यहां पर खुल रहा है, एक जमीन यहां पर तैयार हो रही है। देखिए, क्लियरली यहाँ पर जो मेहनत प्रधानमंत्री ने करी उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। वहाँ पर AIADMK जो पार्टी है, जो DMK की या इंडिया ब्लॉक की ओपोनेंट पार्टी है, वो कहीं ना कहीं पोस्ट जयललिता एरा में, उनकी मृत्यु के बाद वो पार्टी कमज़ोर हुई है। और नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी उस अपोजिशन स्पेस को कहीं ना कहीं इस चुनाव के हिसाब से कैप्चर करने में कामयाब रही है। तभी हम देख रहे हैं कि उनका टारगेट था 20% से ऊपर वोट शेयर लाना, 22% वोट शेयर आप बता रहे हैं, और 3 सीटें हो सकता है इनमें से कोयम्बतूर, थेनी, कन्याकुमारी, जहां पर स्ट्रांग कैंडिडेट्स थे, अन्नामलाई खुद लड़ रहे थे कोयम्बटूर से, तो हो सकता है कि इन तीनों पर वहां पर भाजपा को कामयाबी मिले। और ये एक विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा आगाज वहां पर भाजपा ने कर दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वहां पर एक बड़ी दावेदारी कर सकती है। जब बात स्टेट्स की आती है अमिताभ जी, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि नेशनल जो हीरोज हैं या नेशनल जो दिग्गज हैं, उनका जो वो होता है, जलवा होता है, वो अलग होता है, लेकिन स्टेट के अंदर एक चेहरा होना बहुत जरूरी है। क्या ये माना जाए कि अन्नामलाई के तौर पर यहां पर वो चेहरा मिल गया? हाँ, स्टेट का चेहरा होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पोस्ट यानी जयललिता जी के मृत्यु के बाद वहां पर एक जो अपोजिशन वैक्यूम है, तो उसको कैप्चर करने में अन्नामलाई कामयाब रहे हैं। यूथ के इमेजिनेशन को कैप्चर करने में कामयाब रहे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं वो यूथ में। चलिए, मैं फटाफट कर्नाटक की बात कर लेता हूं अमिताभ जी, और हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में बताइएगा। इस बार जो नफा नुकसान की अगर हम बात करें तो 5 का घाटा है एनडीए को, 5 का फायदा है इंडिया को। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, इसकी वजह ज्यादातर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी गारंटीज की अच्छी खासी इंप्लीमेंटेशन करी है, जिसका फायदा जरूर उन्हें महिला मतदाताओं में
और SC/ST लोअर OBCs में मिलता हुआ दिख रहा है। उसका असर यह है कि 3 से 4 सीटों पर हम देख रहे हैं कि एनडीए ब्लॉक को वहां पर नुकसान होता दिख रहा है। फटाफट हम बात कर लेते हैं आंध्रा और तेलंगाना की, दो ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी ने बांधी थी कर्नाटक के बाद साउथ में। अगर हम आंध्रा की बात करें तो एनडीए को 20 और 5 YSR CP जो है पार्टी जो है उसको जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहां पर एनडीए को 7 और इंडिया को 3 सीटें जा रही है, BRS को 5 सीटें जा रही है, अदर्स के खाते में 2 सीटें। तो दोनों ही राज्यों में जो बीजेपी दावा कर रही थी उसके उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस आप ये देख रहे हैं? देखिए, तेलंगाना में जरूर BRS की कमजोरी का फायदा कांग्रेस की जगह पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी उठा रही है। तो कांग्रेस पार्टी वहीं की वहीं है और 9 से जो 5 हो रही है BRS वो बीजेपी के खाते में ऐड हो रहा है। तो नेशनल लेवल चुनाव है, PM मोदी की पॉपुलैरिटी वहां पे ज्यादा है। और अगर आंध्र में देखें तो TDP के साथ अलायंस करने का फायदा क्लियरली दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में TDP की सरकार बन रही है तो ऑटोमेटिक साइमल्टेनियस इलेक्शन में लोकसभा में भी उनको ज्यादा सीटें आएंगी और वही हमको देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस पूरे विश्लेषण के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। और चलने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, चुनाव की सबसे सटीक, सबसे सही, सबसे सच्ची जानकारी और सबसे तेज नतीजे आपको NDTV इंडिया पर देखने को मिलेंगे। कल सुबह से हमारे साथ बने रहिएगा।